हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का भदौरिया क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विजय भदौरिया। मैं आप लोगों के लिए आज फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो इंडियन एयरफोर्स, एक्स यूरोप, नेवी, WSSR के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा और इन क्वेश्चन में जो कंसेप्ट बेस्ड जो यूज़ हो रहा है उनको भी समझाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इज इनटू स्पेसेस। तो बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व से अंतरिक्ष में पलायन वेग का मान है। तो पहले समझते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। बोले तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। जैसे कि ये कोई प्लेनेट है, ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ की बात कर रहा तो अर्थ ही ले लेते हैं। अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को किस वेलोसिटी से, कितने वेग से फेंका जाए कि वो अर्थ पे वापस ना आए। बोले तो अर्थ, देखो कोई भी बॉडी होती है, जैसे मास बॉडी है, वो अपने चारों तरफ क्या बनाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। अगर कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी तो इस बॉडी का इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोले तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी। और फोर्स नहीं लगा पाएगी, जब वो फोर्स नहीं लगा पाएगी तो क्या नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगी। तो मैं किस वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि वो अर्थ के सरफेस पे लौट के वापस ना आए, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अब क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बी एस्केप इजकल टू √2gm/r। यहाँ पे m होता है मास ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट से फेंक रहे हैं उसका मास, r होती है रेडियस ऑफ प्लेनेट, g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होगी, बता चुका हूँ मैं पहले। क्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻⁻11। ये इसकी यूनिट होती है, वो वैल्यू होती है फिक्स। तो अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मास, ये m कैपिटल है, मास ऑफ प्लैनेट हो गया, r रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं। तो क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे बनते हैं। अगर कोई भी बॉडी, यहाँ पे जिस बॉडी को फेंक रहे हैं उसका मास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं आ रहा। तो कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स, मतलब मैंने अर्थ से कोई भी बॉडी फेंकूंगा, एक हल्की बॉडी फेंक रहा हूँ, भारी बॉडी फेंक रहा हूँ, दोनों बॉडी को एस्केप कराने के लिए एक ही स्पीड से फेंकना पड़ेगा। तो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो पहली बात तो जैसे मान के चलो मैंने 10 kg का वेट ले लिया, 10 kg और एक 20 kg। क्वेश्चन क्या करता है, घुमाता है, वो बोलेगा एक 20 kg का है, एक 10 kg का है, दोनों को फेंक रहे हैं। अब दोनों को फेंक रहे हैं तो कौन, किसकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो बच्चा समझता है ये हल्का है, इसको आसानी से फेंक देंगे, और इसको ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी आ रही है ना, उसमें मास ऑफ प्लैनेट है और रेडियस ऑफ प्लैनेट है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स आएगी। और इसकी वैल्यू आती है 10.2 km/s, इतनी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ करके दिया है तो 11 किलोमीटर। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होता है, इससे एक रिलेशन और निकल के आता है कि आपने देखा होगा एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब किसी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ग्रेविटी फोर्स लगाता है, फोर्स उसकी वजह से जो एसिलेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है gm/r²। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये मास ऑफ प्लैनेट होता है, ये r रेडियस ऑफ प्लैनेट होता है। तो ये जिस बॉडी पे हम ग्रेविटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे हमारे अर्थ पे 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो इसी फॉर्मूले में रख दो g की वैल्यू, मास ऑफ प्लैनेट रख दो, मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ रख दो, तो g की वैल्यू आ जाती है। अब क्या होता है, यहाँ से रिलेशन बनता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ g = gm, r को लिख सकता हूँ r × r, तो एक r को इधर ट्रांसफर कर दो, तो gm/r की वैल्यू कितनी आ गई, gr। ये यहाँ रख दो तो ve = आ जाता है √2gr। देख लो, एक रिलेशन यहाँ आता है। तो एस्केप वेलोसिटी का अगर g के फॉर्म में दे रखा है, ग्रेविटी, कोई प्लेनेट है, क्वेश्चन आएगा कि कोई प्लेनेट की g दे रखी होगी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा होगा, उसकी रेडियस दे रखी होगी, और कहेगा इसके एस्केप वेलोसिटी निकालो। तो तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे। उसमें क्या करोगे, एस्के यहाँ पे एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख दोगे और यहाँ पे रेडियस रख दोगे, और इसको सॉल्व कर लोगे तो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। तो दो तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, या तो प्लेनेट का मास दे रखा होगा, रेडियस दे रखी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी होगी और रेडियस दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ से दोनों फॉर्मूले बराबर आते हैं। BE =
2gm/r इजकल टू √2gr। जो इसमें तो फ़र्क पता होगा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी जो जी स्मॉल जी है ना, इसकी वैल्यू हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है, और अर्थ के लिए 9.8 है। अगर मून पे जाओगे तो 1/6 हो जाएगी। 1/6 मतलब 1/6 टाइम घट जाएगी उसकी वैल्यू, अर्थ से घट जाती है। इसलिए अर्थ जो मून है ना, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है, मतलब बोले तो गुरुत्वाकर्षण कम वहाँ पर कम है। अब समझते हैं, यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन आता है कि वैल्यू VE। तो यहाँ पे ये दो और फॉर्मूले समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि अगर मैं क्या करूँ, मून यहाँ पे तो ये 9.8 है, अगर मैं कहाँ पे जाऊँ, मून पे जाऊँगा तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। वो यहाँ रख दोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून भी निकाल सकते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून निकल जाएगी। तो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा, ये मैंने समझाया इतना कुछ कि V = 2gm/r होता है और B = gr भी होता है। और एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, वो वेलोसिटी जिससे किसी बॉडी को किसी प्लेनेट से फेंका जाए, वो वापस लौट के नहीं आए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 11 km/s। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनमें पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। जो रबर की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ मतलब होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, अभी समझाता हूँ। रबर इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर की तुलना में स्टील कम प्रत्यास्थ है। इलास्टिसिटी ऑफ बोथ रबर एंड स्टील आर इक्वल। दोनों की, रबर की और स्टील की प्रत्यास्थ बराबर है, प्रत्यास्थता, और नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अपने लेंथ, साइज, शेप में चेंज का विरोध करता है, अपोज करता है। जैसे मैं किसी स्टील के वायर को खींचूं तो क्या करेगा, मैं खींचूंगा, खींच के छोड़ूंगा, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में छोड़ के आ जाएगा। समझ रहे हो। जैसे तुमने क्या करा, रबर को खींचा और खींच के छोड़ दिया तो क्या करेगी, तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी की डिफाइन ये कहती है कि जो अपने चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ, शेप, साइज, वॉल्यूम में आने का ज़्यादा विरोध करेगा। बोले तो मैं इसको खींचना चाह रहा हूँ, मार्कर को खींचना चाह रहा हूँ, लंबा करना चाह रहा हूँ, तो ये खींचने नहीं दे रहा है मुझे। इसी जगह पे मैं रबड़ लेता, उसको खींचता तो आसानी से खींच जाती। तो वो विरोध मतलब कि अपोज वो कम कर पा रही है, पोजीशन उसका कम है। लेकिन मैं बात करूँ इसका मार्कर को खींच रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, अपोज बहुत कर रहा है। तो ऐसे स्टील और रबर के दो वायर लूँगा, उनको खींचूंगा तो कौन आसानी से खिंच जाएगा, रबर। स्टील का क्या करेगा, अपोजिशन ज़्यादा करेगा, और जो ज़्यादा अपोज करेगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। बट हमारे माइंड में ऐसा होता है कि जो ज़्यादा खींचेगा वो ज़्यादा इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। जो फिजिक्स ये कहती है कि जो ज़्यादा उसके लेंथ, शेप, साइज में चेंज लाना चाहूँगा, और जो ज़्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या करेगा, स्टील ज़्यादा अपोज करेगा एज कम्पेयर टू रबर के। और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, नहीं सॉरी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो FL अपॉन A डेल्टा, ये फॉर्मूला बनता है। इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इलास्टिसिटी भी 3 टाइप की होती हैं। अगर लेंथ में चेंज आएगा तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। किसी के एरिया में चेंज आएगा तो बल्क, समझ रहे हो, वॉल्यूम में चेंज आएगा, सॉरी। और उसके बाद होता है तीसरी, जब किसी शेप में चेंज आता है तो इलास्टिसिटी रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी ऑफ इलास्टिसिटी। तो 3 टाइप की इलास्टिसिटी होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा, तो ज़्यादा अपोज करेगा तो ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो स्टेटमेंट पहला वाला, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये वाला सही हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की इकाई है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 पार्ट में ब्रेक करी गई हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल के बाद 2 सप्लीमेंट्री और होती हैं, वो भी फंडामेंटल में ही आ जाती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 कौन कौन सी हैं, लेंथ, टाइम, मास, ल्यूमिनस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट। तो 7 क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। उसी में से मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी ये है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्वांटिटी थी, वो
वो क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी जो क्या करती है, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, समझ रहे हो। वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैंडेला, अब तुम समझाओगा, देखो यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलो देखते हैं। बोल रहा है व्हेन ए वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए गैल्वेनोमीटर इट कन्वर्टेड इनटू, अच्छा गैल्वेनोमीटर इट इज कनेक्टेड इनटू, अच्छा कन्वर्टेड होगा यहाँ, जब उच्च प्रतिरोधकता की तार को गैल्वेनोमीटर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है तो यह में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है ये बताना है। तो पहले समझते हैं कि ये है गैल्वेनोमीटर। यहाँ से मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में हर एक साल में कुछ ना कुछ कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही जाता है, चेंज करके देखो कैसे। अगर गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक वोल्ट मीटर में, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर हम एक गैल्वेनोमीटर में, यहाँ पे नहीं, यहाँ समझ लेते हैं, अगर एक गैल्वेनोमीटर में एक वायर को हम लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में, लो रेजिस्टेंस वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एम मीटर में। फिर से समझो, फिर से, अगर एक गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा देते हैं तो वो बन जाता है वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर में लो रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल में लगा देते हैं, अगर हाई रेजिस्टेंस लगाओगे तो सीरीज में लगाओगे और लो रेजिस्टेंस लगाओगे तो पैरेलल में लगाओगे, तो बन जाता है एम मीटर, समझे। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, अगर हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में लगा रहा है तो वोल्ट मीटर बनेगा, लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में लगा रहा है तो क्या बनेगा, एम मीटर बनेगा। एम मीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, ये समझ में आया होगा आई होप। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वोल्ट मीटर को जो सर्किट होता है, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर, अब जो हाई रेजिस्टेंस का बात जब गैल्वेनोमीटर में लग गया तो इसकी रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी, हाई। और जब हाई रेजिस्टेंस की कोई भी इक्विपमेंट को अगर तुम सीरीज में लगा दोगे तो वो ब्लॉक कर देगा, करंट ही नहीं आगे जान देगा। तो वोल्ट मीटर को जो सर्किट में लगाते हैं तो पैरेलल लगाते हैं, और एम मीटर को जो सर्किट में कनेक्ट करते हैं करंट मेजर करने के लिए तो इसे सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस वायर लगाया है और पैरेलल में लगा दिया है तो पैरेलल में और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जब लो रेजिस्टेंस वायर को लगाऊंगा तो एम मीटर बनेगा और हाई रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं कैसे, पैरेलल में, और एम मीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। समझो, वोल्ट मीटर को जब हम कभी भी सर्किट में लगाएंगे तो पैरेलल लगाएंगे, और एम मीटर को जब कभी भी सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में करेंगे। और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस का वायर को सीरीज में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है, और गैल्वेनोमीटर से एम मीटर बनाने के लिए एक लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में लगाते हैं तो एम मीटर बन जाता है। एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका आंसर है कि जब क्या कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर रहा है सीरीज में तो ये वोल्ट मीटर बनेगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं, म्यू नॉट बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को भी करंट फ्लो करता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो किसी एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डिस्टेंस r हो, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे पता है, इससे अगर तुम निकालने बैठोगे तो म्यू नॉट का डायमेंशन अलग चाहिए, इनका तो चलो पता है, म्यू नॉट का निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जब एक करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जब उसके अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ, मान लो थीटा एंगल बना के रखा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स लगती है, लॉरेंज फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड होता है F = IBL साइन थीटा। ये होता है करंट जो वायर में फ्लो कर रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, L कंडक्टर की लेंथ होती है, और जो थीटा होता है वो एंगल कितना बना रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसमें हमें पता है म्यू नॉट का कोई चक्कर नहीं है। देखो अब यहाँ से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए, तो इसको एक तरफ रखो, इनको डिवाइड कर दो, तो B इक्वल टू आ जाएगा F/I/L साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो डायमेंशन लेस होता है। एफ का पता है हमें, फोर्स का मैंने बताया था, तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, MLT-2। उसके बाद IMP करंट को तो A सिंबल यूज कर लेते हैं, और L एक लेंथ है, इसका L हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले चलो तो बच्चे का देखो L से L तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे ऊपर लिख दो ML-2A-1, तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। चेक कर लो ये वाला आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।